मेरे देवर के सुहागरात की दूसरे दिन ही उसकी पत्नी डरी सहमी से बोलने लगी, आप लोगों को इसका मेडिकल जांच करवाना चाहिए, इंसान नहीं जानवर है कहकर अपने मायके चली गई। मेरी सास ने इस बात का राज जानने के लिए एक दिन मुझे मजबूर करके मेरे देवर के कमरे में मेरे देरानी का कपड़ा पहना कर भेज दिया। मेरे देवर के आते ही जो हुआ, मेरी तो चीख निकल गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विमला है। मेरी शादी हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है। मैं अच्छे घर में आई हूँ। मेरे पति एक अच्छी जॉब में है और मेरे घर में एक मेरा देवर है और एक मेरी सास को मिलाकर हम कुल 4 लोग रहते हैं। मेरा देवर मेरे पति से ज़्यादा छोटा नहीं था, उसकी भी शादी की उम्र हो चुकी थी, तो इसी साल उसके लिए भी लड़की देखना शुरू हो गया था। मेरा देवर एक सीधा साधा और बहुत ही सुशील लड़का है। वह भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी खासी जॉब करता है और अच्छी खासी उसकी सैलरी है। मेरा ससुराल भी कुछ अच्छा खासा था, इसलिए उसे अच्छी लड़की मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। लड़की का नाम रिया था और वह बहुत समझदार भी थी, जो मेरी देरानी बनने वाली थी। और अब लड़की मिलने के बाद उसकी शादी बड़ी ही धूमधाम से अच्छे से हो गई। शादी की पहली रात सुहागरात को हम रिया मेरी देवरानी को उसके हाथ में दूध का गिलास पकड़ा कर उसके कमरे तक छोड़ने गए। हम रिया को समझाने लगे कि हमारा देवर तो बहुत शर्मीला है, हो सके तो शुरुआत तुम्हें ही करनी पड़ेगी, नहीं तो दोनों शर्माते रहे तो सारी रात शर्माने में ही निकल जाएगी। ऐसा हंसी ठिठोली करते हुए हम उस कमरे से चले गए। फिर मेरा देवरा अमन आया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन का नज़ारा बड़ा ही चौंका देने वाला था। अमन कमरे में नहीं था और मेरी देरानी रिया एक कोने में बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। हम ये सब देखकर बहुत चौंक गए थे। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था। हमने रिया को कैसे भी करके होश में लाया। वहाँ केवल मेरी सास और मैं बस थे। रिया जागते ही घबराई हुई बोलने लगी, आप लोगों ने हमें धोखा दिया है। आपका बेटा इंसान नहीं जानवर है। आप उसका मेडिकल जांच करवाओ कहकर अपना सामान पैक करके अपने मायके जा रही हूँ बोलकर चली गई। ये सब मेरी और मेरी सास के लिए दिमाग सुन्न कर देने वाला समय था। एक दिन पहले ही तो घर में इतनी सारी खुशियाँ थी और एक दिन में ही खुशियाँ पूरी तरह से खत्म हो गई। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हम सबको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अमन जैसे सीधे साधे लड़के ने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी पत्नी पहली ही रात से छोड़कर चली गई। हमें तो ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हम सब सोच में बैठे ही हुए थे कि अमन घर वापस आया तो माँ ने अमन को पास बुला सारी बातें बताई और पूछा, बेटा क्या हुआ था कि रिया ऐसा बोल कर चली गई। अमन ने कहा, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि वो घर छोड़कर चली जाए। अमन की चेहरे पर आज एक अलग ही भाव थे जो हमने कभी नहीं देखे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ था। हम सब पूरी तरह से बेसुध हो चुके थे। पूरे घर में एक मातम सा माहौल हो गया था। फिर मेरी सासू माँ ने मेरी देवरानी रिया के मायके में फ़ोन लगाया और उसे घर छोड़कर जाने की वजह पूछने लगी। रिया हर सवाल का एक ही जवाब देती कि आप अपने बेटे का मेडिकल जांच करवाओ और क्या हुआ था पूछने पर डर के मारे कुछ ना बता पाती। माँ के बहुत समझाने के बाद रिया बोली, आप अपने बेटे की मेडिकल जांच करवाओ और पूरी तरीके से उसकी स्थिति जान लो, उसके बाद ही मुझे वापस बुलाने के बारे में सोचना। ये सब सुनकर माँ सोच में पड़ गई थी कि मेरा बेटा इतना सीधा साधा है, उसने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी बहू पहली रात ही इतनी डर गई कि आने को तैयार नहीं है। फिर सासू माँ ने सारी बातें मेरे पति विकास को बताई और अमन को समझा बुझाकर मेडिकल जांच के लिए ले जाने को कहा। फिर मेरे पति विकास ने अमन को किसी भी तरह से बहाना बनाकर मना लिया और उसका एक अच्छे हॉस्पिटल में मेडिकल जांच करवा आए। अभी मेडिकल जांच की रिपोर्ट आने में कुछ दिन टाइम लग रहे थे। हम सब बेसब्री से मेडिकल जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। घर में मेरी सास भी अब चुप चुप रहने लगी थी। रिश्तेदारों आस पड़ोस में तरह तरह की बातें होने लगी थी। मुझे इस घर में आए 1 साल हो चुके हैं और इन 1 साल में मैंने अमन को जितनी दफ़ा देखा था, मुझे अमन बहुत सीधा साधा और सुशील लड़का ही लगा था। लेकिन शादी के दूसरे दिन से ही मुझे अमन के बर्ताव में बहुत बदलाव देखने को मिला।
उसकी नज़रें अब मुझे बहुत अलग तरह से देखती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमन भी मुझे इस तरह से देख सकता है। समझ ही नहीं आ रहा था कि अमन को हुआ क्या है। अब मैं उससे डरने लगी थी। मैं अमन से जितना हो सके दूर रहती थी। कुछ ही दिन में मेरे पति को कॉल आया कि अमन की रिपोर्ट आ गई है। मेरे पति विकास अमन की रिपोर्ट लाने गए। मेरी सास और मैं एक जगह बैठकर विकास की रिपोर्ट लाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विकास के आते ही माँ ने विकास से पूछा कि जल्दी बताओ रिपोर्ट में क्या है। विकास ने जो बताया वह चौंका देने वाला था। विकास ने बताया कि रिपोर्ट में सभी के लिए नॉर्मल है। रिपोर्ट के अनुसार अमन को कुछ नहीं हुआ था। ये हम सब के लिए और परेशानी बढ़ा देने वाली बात थी। अब हम सब बैठकर सोचने लगे थे कि उस रात क्या हुआ था, कैसे पता चलेगा, उस राज का खुलासा कैसे होगा। मेरी सास ने चिंता में खाना पीना सभी छोड़ दिया था। एक दिन मेरी सास और मैं बैठे थे तो मेरी सास ने कहा, बहू अब तुम ही हमारे घर की लाज बचा सकती हो। तो मैंने बड़े आश्चर्यजनक शब्दों में कहा, माँ मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे हाथों में कुछ भी हुआ तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, इस घर की खुशियाँ लौटने के लिए। माँ बोलने लगी, उस रात को क्या हुआ था इस राज को जानने का एकमात्र रास्ता है। अगर तुम मान जाओ तो सब ठीक हो सकता है। उसके बाद मेरी सास ने कहा, हम किसी भी तरह से गिरिया बहू को मना कर लाएंगे और उसकी आने के बाद रिया की जगह तुम उसके कपड़े पहनकर अपने देवर की कमरे में घूंघट डालकर चली जाना। फिर सुबह तुम मुझे बताना कि क्या हुआ। मेरी सास ने जो रास्ता बताया, मानो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि मैं ये भी कभी सुन सकती हूँ। वो सब सुनने के बाद मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैंने हिम्मत करके मेरी सास को एकदम से मना कर दिया और बोली, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं, मैंने आपसे यह उम्मीद नहीं की थी। मैंने आपको अपनी माँ समझकर इस परिवार की मदद करनी चाहिए, लेकिन आप तो मुझे नर्क में ढकेल रही हैं। ये सब सुनकर मेरी सास एकदम फूट फूट कर रोने लगी और मेरे पैर पकड़ने लगी और कहने लगी, बहू अब तुम ही हमारे परिवार को बचा सकती हो। उनकी यह हालत देखकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं। उनकी इतनी ज़्यादा हालत देखने के बाद मुझे मजबूरन माँ को हाँ बोलना पड़ा। फिर उसके दूसरे दिन हम रिया को लेने उसके मायके गए। रिया ने हमें अच्छे से बिठाया, चाय नाश्ता करवाया। रिया को हमने बात करनी है कहकर एक कमरे में चलने को कहा। मेरी देवरानी रिया को माँ और मैंने दोनों ने मिलकर अच्छे से समझाया और कैसे भी करके मनाया और उसे घर लेकर आ गए। अब यह मेरी अग्नि परीक्षा का समय था। मैं तो रात होने से पहले ये सोच रही थी कि मेरे देवर की नज़र जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों से मुझ पर थी, उसकी तो हसरत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये सभी बातें मेरे पति से पूरी तरह से छुपी हुई थी। मैं अपने मन की कौतूहल में लगी हुई थी कि वह समय आ गया। मेरी सास ने मेरी देरानी रिया के कपड़े मुझे पहना दिए और मुझे घूंघट डालकर मेरे देवर के कमरे में भेज दिया। मैं वहां जाकर बैठ तो गई थी, लेकिन मेरी हालत में ही जान सकती थी। मेरे मन में न जाने कैसी कैसी बातें चल रही थी। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक कांप रही थी कि अचानक थोड़ी ही देर में दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई तो मेरी धड़कन की गति और अधिक तेज हो गई। मैंने सिर उठाकर देखा, मुझे घूंघट के पार से कभी कहा था वह मेरा देवर भी था, लेकिन वह मेरे पास नहीं आया। वह सीधा बाथरूम की ओर चले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। बाथरूम के अंदर से अजीबोगरीब फुसफुसाहट सी आवाज़ें आने लगी थी। फिर थोड़ी ही देर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला। मैंने नज़रें उठाकर देखा तो मेरे सामने एक अजीबोगरीब रूप बनाया हुआ राक्षस जैसा दिखने वाला अमन खड़ा था। उसके शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे। मैं उसे देखकर इतना डर गई थी कि आप लोगों को क्या बताऊं, मेरे हाथ पैर पूरी तरह से कांपने लगे थे। मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसा डर का अनुभव कभी नहीं किया था। वह राक्षस जैसा दिखने वाला अमन एकदम से अचानक तेज से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं उठकर भागने ही वाली थी कि क्या बताऊं, उसने मुझे एकदम से पकड़ लिया। उसने मुझे जकड़ा तो पता चला कि उसके अंदर कम से कम 10 इंसानों की ताकत रही होगी। उसके जकड़ने से मैं थोड़ा भी हिल नहीं पा रही थी। मैं अमन को चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, मैं रिया नहीं तुम्हारी भाभी हूँ।
उसने मेरी एक ना सुनी, मानो वह तो अमन था ही नहीं, वो पूरी तरह से राक्षस बन चुका था। मेरे तो दिमाग और शरीर दोनों काम नहीं कर रहे थे। अचानक उसने मेरी साड़ी उठाई, मेरे पैर फैलाए और एक ही झटके में मेरी इज्जत तार तार कर दी। वह जानवर बन चुका था और जो जानवर की ताकत से कर रहा था, वह दर्द मैं सह नहीं पाई और थोड़े ही देर में बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास और मेरी देरानी मेरी आंखों के सामने थे। मेरा शरीर दर्द से पूरी तरह से टूट चुका था। मैं रात की घटना से इतना डर चुकी थी कि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं डरते हुए और थोड़ी गुस्से वाली आवाज में सास से कहने लगी, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं अभी घर में एक पल भी नहीं रह सकती। ये सब सुनकर मेरी सास एकदम से मेरे पैर पकड़ ली और बोलने लगी, बेटी तुम ऐसा मत करो, तुम ही मेरी एक आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम भी घर छोड़कर चली गई तो इस खानदान का नाम पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा और ऐसा दिन देखने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। मैं अपनी सास की बातें सुनकर उस घर में रुकने के लिए मजबूर हो चुकी थी और मैं उस घर को छोड़कर जाती भी कहा, वही तो मेरा एकमात्र घर था। शादी के बाद लड़की का कोई दूसरा घर नहीं होता है और वैसे भी इन सब बातों के बारे में मेरे पति विकास को कुछ नहीं पता था। मैं विकास को क्या जवाब देती? फिर उसके बाद मैंने मेरे सास रात की सारी बातें बताई और फिर मेरे सास ने मेरे पति विकास को अमन के दिमागी हालत ठीक ना होने की बात कही। फिर मेरी सास और मेरे पति अमन को एक अच्छे बड़े दिमागी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पूरी जांच के बाद बताया कि अमन को एक गंभीर दिमागी बीमारी है जिसमें वह अपने आप को एक समय के बाद कोई और ही समझने लगता है और उसमें अजीबोगरीब ताकत आ जाती है जिससे वह अपने इस रूप को भूल जाता है। यह ऐसे था जैसे कि एक ही शरीर में दो लोग रह रहे हों। अमन का करीब 2 साल इलाज चलने के बाद और पूरी तरह ठीक हो चुका था। हमारे घर में अब सब लोगों खुश थे, लेकिन मैं आज भी उस घटना को याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। मैं आज भी अमन से बहुत दूरी बनाकर रखती हूँ। मैं आज भी उससे बहुत डरती हूँ। मेरी यह कहने कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।